नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आइसोस्टेसी के बारे में। आइसोस्टेसी जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, इसमें आइसो और स्टेसी दो शब्दों से मिलकर यह आइसोस्टेसी बना हुआ है। इसमें आइसो का तात्पर्य है इक्वल और स्टेसी का मतलब है कंडीशन। तो इक्वल कंडीशन यानी समान कंडीशन, किसके संबंध में समान कंडीशन? तो इसे हम चूंकि हिंदी में कहते हैं भू संतुलन। तो एक प्रकार से बैलेंस की स्थिति को बताने का आइसोस्टेसी के माध्यम से प्रयास हो रहा है। परंतु बैलेंस की स्थिति किन के बीच में, किन के संबंध में बात हो रही है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोलाकार अवस्था में, अंडाकार अवस्था में। पृथ्वी पे धरातल पर बहुत सी भू आकृतियां विद्यमान है, जिनमें पर्वत है, पठार है। इसके अलावा समुद्री खाई, समुद्र है हमारे यहाँ, पठार है, मैदान है। तो अलग अलग भू आकृतियां, भिन्न भिन्न भू आकृतियां विद्यमान है। परंतु इन सभी के बीच में भले ही इसमें कितनी विभिन्नता क्यों ना हो, परंतु एक समानता की स्थिति, एक इक्वल, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति बनी हुई है। इसे ही हम कहते हैं आइसोस्टेसी। जैसा कि आपने देखा होगा, एक पर्वत अपने स्थल से, अपने आधार से करीब 9 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर ऊंचाई पर खड़ा हुआ है और वह इक्विलिब्रियम की स्थिति में बना हुआ है। और उसके बावजूद भी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। तो हिमालय जैसा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8.5 किलोमीटर से अधिक है, वह पर्वत एक इक्वल पोजीशन में खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है, अपने आप को बैलेंस किए हुए है और पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी परिक्रमण कर रही है और आंतरिक शक्तियां विभिन्न प्रकार से गतियां कर रही है। तो इन सब के बावजूद भी इन जो पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृतियां हैं, बाह्य जो आकृतियां हैं, जो बाह्य स्थितियां हैं, उनमें एक संतुलन बना हुआ है, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक समानता की स्थिति बनी हुई है। इसे हम कहते हैं आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी या फिर भू संतुलन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न स्थलाकृतियां पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी की स्थलाकृति पर, लिथोस्फीयर पर, भूपर्पट्टी पर एक स्थिर अवस्था में, एक इक्वल अवस्था में, एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम की अवस्था में स्थित रह पाए। तो इसे हम आइसोस्टेसी या भू संतुलन की अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार से आप विभिन्न क्षेत्रों में देखते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, सिटी के क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में, बड़े बड़े महानगरों में। तो उन बड़ी बिल्डिंगों को खड़ा रहने के लिए एक उन जमीन के लेवल के नीचे नींव बनानी पड़ती है, नींव आधार तैयार करना पड़ता है, तभी वह बिल्डिंग खड़ी स्थिर रह सकती है, अपने अक्ष पर क्या हो सकती है, क्या स्टैंड रह सकती है। उसी प्रकार से एक वृक्ष है, तो जितना विशाल वृक्ष होगा, उस वृक्ष को स्थिर रखने के लिए, उस वृक्ष को अपने आप को संतुलित रखने के लिए उतनी ही अपने धरातल के अंदर क्या होगी, उतनी ही अधिक जड़ें, उतनी ही विशाल मात्रा में जड़ें फैलानी होगी, तभी वह वृक्ष स्थिर रह पाएगा। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर जितनी भू आकृतियां बनी हुई हैं, भू आकृतियां स्थित हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से दृश्यमान कर पा रहे हैं, तो उनको अपने आप को स्थिर रखने के लिए पृथ्वी के भूपर्पट्टी के नीचे क्या करना पड़ते हैं, उनकी भी जड़ें स्थिर होती है। तो आप इसको कैसे, इसी को स्थिति को आइसोस्टेसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन कर लिया है कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी परतें विद्यमान है। तो उनमें हमने देखा था कि हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है, उसमें जो सबसे पहली परत उसे हम कहते हैं स्याल या फिर भूपर्पट्टी या फिर लिथोस्फीयर। ठीक, तो उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, तो क्रस्ट के नीचे कौन सा है, मेंटल। मेंटल में एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनोस्फीयर। तो पृथ्वी के लिए हम आंतरिक संरचना के विषय में यदि हम जानकारी प्राप्त करें, तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि यहाँ पर जो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति है, उसमें जो भूपर्पट्टी है, जिस पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां विद्यमान हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, यहाँ पर भूसन्नतियां भी हैं, हर स्थितियां विद्यमान हैं। तो यह जो पर्वत है, मान के चलिए यह हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पर स्थित है, परंतु वह अपने आप को स्थापित करने के लिए इसका कुछ ना कुछ भाग इसका पृथ्वी के आंतरिक भाग में जरूर है। और यहाँ पर क्या है, लिथोस्फीयर, जो कि एक अर्ध मोल्टेड अवस्था में है, एक मैग्मा की अवस्था में, एक लिक्विड अवस्था में, एक द्रवित अवस्था में विद्यमान है। तो यहाँ पर पृथ्वी के जो बाह्य भाग में हम देख सकते हैं, और क्या एक पर्वत खड़ा हुआ है, और जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसका क्या हुआ, आधा भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में है। तो इस प्रकार से यह जो आंतरिक अवस्था में स्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक नाव है वह जल पर तैर रही है, तो नाव को जल में तैरने के लिए कुछ भाग उसका अपने जल के अंदर क्या रखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है।
तो उसी प्रकार से पृथ्वी की जितनी भी स्थलाकृतियां विद्यमान हैं वह सभी अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं, अपने आप को एक संतुलन की स्थिति में रखे हुए हैं, एक इक्विलिब्रियम की स्थिति बनाए हुए हैं। तो इस इक्विलिब्रियम, इस आइसोस्टेसी की जो स्थिति है, आइसोस्टेसी, ठीक, तो आइसोस्टेसी की जो स्थिति बनी हुई है, उस आइसोस्टेसी किस प्रकार से विद्यमान है, इसको लेकर विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रत्यक्ष रूप से तो जाना संभव नहीं है। मानवीय कोई उपकरण ऐसा अभी तक नहीं बना पाया है जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जान पाए, हम देख पाए प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, अप्रत्यक्ष साक्ष्य हमारे पास मौजूद है जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो विद्वानों का आइसोस्टेसी के संबंध में, एक भू संतुलन के संबंध में अलग अलग मत हैं। जैसे कि सबसे पहले जो आइसोस्टेसी के लिए जो संकल्पना का जो उद्भव की दिशा में जो जब ओरिजिन हुआ था, तो इसको लेकर जो और इसकी उत्पत्ति को लेकर सबसे पहले जो जॉर्ज एवरेस्ट महोदय थे। तो जॉर्ज एवरेस्ट जो कि भारत के क्या थे, जो अंग्रेजों के समय क्या थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, यस, ये पर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इनके द्वारा एक प्रयोग किया गया, क्योंकि इनके मन में भी यह एक प्रश्न उठा, इनके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी भू स्थलाकृतियां, इतना विशाल पहाड़ पृथ्वी के स्थल पर क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में, एक समान स्थिति में अपने आप को इक्वल बनाए हुए रखे हैं। तो जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा इस दिशा में उनके द्वारा जांच की गई, इस दिशा में उनके द्वारा प्रयास किया गया कि किस प्रकार से यह आइसोस्टेसी की स्थिति बनी हुई है। तो उन्होंने जब अपनी जांच शुरू की, तो उन्होंने दो स्थानों को लिया, एक लिया था कल्याणपुर, एक कल्याण और एक था कल्याणपुर। ठीक, तो इन्होंने एक स्थान लिया कल्याण और एक स्थान लिया कल्याणपुर। और यदि जो हिमालय पर्वत, यहाँ पर हिमालय पर्वत की स्थिति थी, यानी हिमालय पर्वत से जो कल्याण था वह निकट था और कल्याणपुर था उसकी स्थिति बहुत दूर थी। यदि मान के चलिए इसकी स्थिति 60 किलोमीटर दूर है, तो इसकी स्थिति करीब 200 या 300 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो कल्याण इसके पास में था और कल्याणपुर इसके दूर में था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यदि मान के चलिए जो हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है, 8.5 किलोमीटर इसकी माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, तो इतना ऊंचा विशाल पर्वत है, तो अपने आप को स्थिर रखने के लिए उसके अंदर यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण तो अधिक होगा ना, क्योंकि ग्रेविटी के अनुसार ही तो पृथ्वी की प्रत्येक स्थलाकृति अपने आप को स्थिर रखे हुए है। तो इन्होंने जब अपना प्रयोग करने से पहले क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग करने से पहले ऐसा सपोज किया कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। अभी तो इतनी विशाल संरचना क्या है, यहाँ पर इतनी स्थिर अवस्था में, इक्वल अवस्था में विद्यमान है। ठीक, तो इसको इन्होंने अपने जो प्रमुख यंत्र था, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण मापने के लिए एक यंत्र का सहारा लिया। तो उसके माध्यम से उसकी चुंबकीय सुई थी, तो इस यंत्र की चुंबकीय सुई यहाँ पर जब यहाँ पर कल्याणपुर थे, तो इसको अधिक झुकनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है, यहाँ पर चुंबकीय बल अधिक होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होगा। तो यहाँ पर यदि आप कल्याण में उस यंत्र को लाइए, तो इससे क्या होगा, इस गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर अधिक महसूस होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर उतना झुकाव नहीं हुआ। और इसके जो कल्याणपुर था उसमें बहुत ही इन दोनों के बीच में जो झुकाव था, उनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था, बल्कि होना यह चाहिए था कि यहाँ पर झुकाव अधिक होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक है। ठीक, तो इस प्रकार से जो एवरेस्ट महोदय थे, तो एवरेस्ट महोदय के द्वारा इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो माउंटेन है, जो पर्वत है, वह अपने आधार में खोखली है। वो है जो हम बाहर से दिखाई दे रहे हैं जितने मजबूत, वह बाहर से उतने मजबूत नहीं है, बल्कि आंतरिक भागों में क्या खोखले हैं। क्यों खोखले हैं? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होना चाहिए था, परंतु जो हमने चुंबकीय सुई का सहारा लिया है, उस चुंबकीय सुई से उतना गुरुत्वाकर्षण दिखा नहीं रहा है, उतना गुरुत्वाकर्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसलिए जो हमें पर्वत इतने ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, वह अंदर से उतने ही खोखले हैं। ठीक, तो इसके पश्चात इन्होंने सबसे पहले प्रमुख रूप से आधार इसका आइसोस्टेसी का प्रदान किया, परंतु इसके बाद जो सबसे प्रमुख जो थ्योरी प्रदान की गई थी, वह थी जॉर्ज एरी महोदय के द्वारा। जॉर्ज एरी के द्वारा सबसे पहले, सबसे विख्यात, जो आज वर्तमान में मान्यता प्राप्त है,
तो इनके द्वारा कहा गया था कि इनकी जो सबसे पहले जो थ्योरी प्रदान की गई थी वह 1855 में इनके द्वारा जॉर्ज एरी महोदय के द्वारा इस आइसोस्टेसी के संबंध में आइसोस्टेसी को समझाने के लिए अपनी थ्योरी प्रदान की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के जितने भी हमें भूभाग दिखाई दे रहे हैं, जितने भी हमें स्थलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, जैसे पर्वत दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर जो पर्वत है, तो मान के चलिए आपने इसकी ऊंचाई ली 10 किलोमीटर, ठीक, तो 10 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई यदि पृथ्वी के ऊपरी भाग में आपको दिखाई दे रही है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 90 किलोमीटर, ठीक। तो इन्होंने कहा है कि पृथ्वी का जितने भी हम भाग देख रहे हैं उसका एक भाग पृथ्वी के धरातल के ऊपर है और 9 भाग कितना है धरातल के अंदर है, ताकि वह अपने आप को स्थिर रख सके, ताकि वह पर्वत अपने स्थान पर स्थित हो सके, ताकि वह पर्वत अपने आप को स्टेबल कर सके, संतुलित कर सके। तो जो एरी थे, एरी ने कहा है कि पृथ्वी पर जितनी भी स्थलाकृतियां, चाहे पर्वत है, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे क्या हो, समुद्र हो, तो वह चाहे तो यह अपने आप इनकी क्या है, डेंसिटी समान है, डेंसिटी समान है, इनका घनत्व समान है। इन्होंने माना कि पर्वत, पठार और मैदान और इसके अलावा जो भूसन्नतियां हैं या फिर समुद्र हैं, उनका जो घनत्व है वह घनत्व समान है। तो मान के चलिए इनके द्वारा जो अपना मतलब यदि हम चित्र के माध्यम से इनकी थ्योरी को समझें, तो जैसा कि पर्वत है, तो यह पर्वत है, मान के चलिए विशाल पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी, मान के चलिए यह इसका जो 35% भाग है, तो 35% भाग पृथ्वी के बाह्य भाग में है, और जितना जो चीज़ जितनी ऊंची होगी उसका उतना ही अधिक भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान होगा। यह कहा गया किसके द्वारा? एरी महोदय के द्वारा। इसी प्रकार से यदि पठार है, तो पठार आपको देखने में क्या होगा, इससे इसकी जो हाइट होगी, इसका जो आकार होगा वह छोटा होगा, परंतु इसका जो डेंसिटी है, जिसका घनत्व है, वह इससे अधिक होगा। मतलब जो जैसे जैसे हल्की चट्टानों से पर्वत बना हुआ है, उतनी ही भारी चट्टानों से क्या बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, तो उसका जो आंतरिक भाग होगा उतना ही कम पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा, ठीक। इसी प्रकार से यदि मैदान है, तो यदि मैदान का भी 35% भाग यदि पृथ्वी के बाहरी भाग में है, तो 70% भाग पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा, परंतु वह उतना ही कम, उसकी जड़ें, उसका जो आधार है पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगा। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे कि जो पर्वत है वह बहुत ही हल्की चट्टानों से बना हुआ है, और जो पहाड़ है वह उससे क्या हुआ, उससे अधिक सघन चट्टानों से बना हुआ है, परंतु सभी की डेंसिटी क्या समान है। तो मान के चलिए यह इसकी डेंसिटी मतलब जितनी है उतनी डेंसिटी इसकी भी है, इसलिए डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए जो पर्वत है वह अपने आप को ऊंचा उठाए हुए है, परंतु वह अंदर से क्या है, वह अंदर से हल्की चट्टानों से बना हुआ है, खोखला नहीं है, बल्कि अंदर से हल्की चट्टानों से बना हुआ है, या भारी चट्टानों से बना हुआ है, या मैदान और भारी चट्टानों से बना हुआ है। और जो समुद्र का भाग है, यदि समुद्र की तली ले लें, तो वह बेसाल्ट से बनी हुई है, इसमें लोहा, निकेल, आयरन इत्यादि तत्व होते हैं, तो वह बहुत ही सघन होते हैं, बहुत ही मतलब घने होते हैं, उनकी जो भाग उनका जो वेट होता है वह अधिक होता है। इसलिए जो एरी महोदय है, इनके द्वारा कहा गया था कि डेंसिटी तो आपकी स्थिर है, परंतु इसमें जो हाइट भिन्न भिन्न है, यहाँ इनकी ऊंचाई है भिन्न भिन्न है, वो स्थलाकृतियाँ हैं, इनकी ऊंचाई भिन्न भिन्न है, और अपने जितनी ऊंचाई जिस स्थलाकृति की जितनी अधिक ऊंचाई होगी, वह अपने आप को संतुलित करने के लिए उतना उसका आधार उतना ही अधिक होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इनका जो सिद्धांत था वह एरी महोदय के द्वारा आइसोस्टेसी के संबंध में अपना यह सिद्धांत, इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से आप उनके सिद्धांत को समझ सकते हैं, ठीक। परंतु आइसोस्टेसी के संबंध में जो एरी महोदय ने जो कल्पना की, जो अनुमान लगाया, जो इस प्रकार से अपनी थ्योरी दी, तो उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए, इसको और आधार प्रूव करने के लिए उन्होंने बर्फ की सिल्ली का सहारा लिया। बर्फ की सिल्ली को यदि उन्होंने कहा कि आप पानी में डालेंगे, तो उसका जो प्रमुख भाग है वह करीब, यदि मान के चलिए इतनी मतलब बर्फ की सिल्ली है, इतनी है आकार उसका, तो करीब 9 भाग उसके जल के अंदर रहेगा, और केवल छोटा सा भाग हमें जल के बाहर दिखाई देगा। यानी जितना अधिक भाग हमें जल के अंदर दिखाई देगा, और बहुत ही छोटा सा भाग जल के बाहर दिखाई दे रहा है, यदि इन्होंने बर्फ की सिल्ली के उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास किया, ठीक। तो इस प्रकार से इन्होंने जो वृक्ष है, तो जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें हैं, उसी प्रकार से जैसे पीपल का वृक्ष है, तो पीपल का वृक्ष कितना विशाल होता है, तो उसकी जड़ें भी उतनी ही विशाल होंगी,
ठीक, जो वृक्ष जितना विशाल होगा उसकी जड़ें भी उतनी विशाल होंगी। तो इसी प्रकार से जो स्थलाकृति जितनी विशाल होगी उसकी जो आधार है उतना भी विशाल होगा। इस वृक्ष के माध्यम से इसको मतलब उदाहरण देकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसलिए इनके सिद्धांत को जड़ सिद्धांत, जड़ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जड़ सिद्धांत। ठीक, तो जड़ सिद्धांत के नाम से इनके सिद्धांत को जानते हैं क्योंकि इन्होंने इसके उसकी तुलना की थी। ठीक ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने जो एरी महोदय हैं, एरी महोदय के द्वारा अपने इस सिद्धांत को, अपनी जो आइसोस्टेसी के संबंध में विचार हैं उनको अपने इस चित्र के माध्यम से उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया। परंतु इसके पश्चात करीब 4 वर्षों के पश्चात एक प्रमुख विद्वान हुए प्रेट। प्रेट तो प्रेट के द्वारा भी इस आइसोस्टेसी को संबंध को दर्शाने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा भी इस आइसोस्टेसी को अच्छे तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया गया। परंतु इन्होंने जो 1859 में अपने सिद्धांत को दिया, 1859 में प्रेट महोदय ने, तो इनके द्वारा जिस प्रकार से एरी महोदय ने कल्पना की थी उसको आधार को ठीक विपरीत अपने सिद्धांत को बनाया। यानी जिस प्रकार से जो एरी महोदय थे उनका जो सिद्धांत था उसके ठीक विपरीत, ठीक उल्टा इन प्रेट महोदय का द्वारा जो अपना विचार था वह प्रतिपादित किया गया। ठीक, इनके द्वारा कहा गया कि जो डेप्थ है, यानी प्रत्येक स्थलाकृति का डेप्थ समान है, डेप्थ गहराई समान है। प्रत्येक स्थलाकृति है पृथ्वी के जितने ही आंतरिक भाग में है उसका जो कंपेशन लेवल है, इन्होंने लेवल ऑफ कंपेशन की बात की थी, यानी क्षतिपूर्ति स्थल की इन्होंने बात की थी। तो उसको यदि हम चित्र के माध्यम से समझें तो इन्होंने मान के चलिए, इन्होंने अपने सिद्धांत को बताने की प्रयास किया कि मान के चलिए यह एक स्थलाकृति है बड़ी, ठीक, उसके बाद यह दूसरी स्थलाकृति है, इसके बाद यह तीसरी स्थलाकृति है। ठीक, तो परंतु यह जो इसका जो आधार है, यहाँ पर पृथ्वी की यह धरातल है, इसके जो आंतरिक भाग में वह अपने आप को स्थिर रखने के लिए उसका आधार उतना ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी स्थलाकृति हो या फिर कितनी भी छोटी स्थलाकृति हो। तो इन्होंने कहा तो हाइट तो समान है, इन्होंने कहा था हाइट समान है। ठीक, कोई भी स्थलाकृति जितनी भी मतलब कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो वह अपने आप को स्थिर रखती है, परंतु उसका जो लेवल होता है वह समान होता है। मान के चलिए उन्होंने उदाहरण दिया, यह जिंक से बना हुआ है, यह जो स्थलाकृति है, जो कुछ भी स्थलाकृति पर्वत से ले लें या कुछ भी ले लें तो यह जिंक से बनी हुई है। ठीक, यह स्थलाकृति आयरन से बनी हुई है। मान के चलिए यह स्थलाकृति जो तीसरे नंबर की स्थलाकृति है वह सीसा या लेड से बनी हुई है, सीसा। तो जो छोटी स्थलाकृति है वह शीशे से बनी हुई है, यानी यह अधिक भारी है, उससे कम भारी है आयरन और वो सबसे कम भारी है जिंक। यानी जो सबसे बड़ी स्थलाकृति हमें दिखाई दे रही है वह वास्तव रूप में सबसे हल्की है, सबसे कम वेट वाली है, और जो आयरन है उससे भारी है, भले ही उसका आकार क्यों ना छोटा क्यों ना हो। और जो शीशा है या फिर जो लेड यह सबसे भारी है, इसलिए उसका आकार छोटा है, परंतु वह अपने आप को पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थिर रखने के लिए क्या करती है, अपना जो आधार है उसका जो लेवल ऑफ कंपेशन क्षतिपूर्ति करने के लिए, इस भाग को स्थिर रखने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में उतना ही आधार लिए हुए है। तो इस प्रकार से जो प्रेट महोदय है जिसके द्वारा अपना सिद्धांत प्रदान किया गया था, तो इन्होंने कहा था हाइट तो समान है, इन्होंने कहा था हाइट समान करती है, परंतु जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। यह जो स्थल है वह कम, उसमें उसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी अधिक है और इसकी डेंसिटी सबसे अधिक है। ठीक, तो इस प्रकार से जो एरी के विचार थे, एरी का जो सिद्धांत था उसके ठीक उलट जो प्रेट थे, प्रेट ने अपना सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने आइसोस्टेसी का समझाने का प्रयास किया। ठीक, उन्होंने लेवल ऑफ कंपेंसन की बात की, यानी क्षतिपूर्ति स्थल की बात की। तो यह उनका क्षतिपूर्ति स्थल इसको बताया था कि इसके अंदर क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई भी स्थलाकृति अपना आधार नहीं है, बल्कि सभी स्थलाकृतियों का आधार यही है। परंतु इन्होंने बताया था कि जो एरी महोदय थे उनकी स्थलाकृतियों का आधार अलग अलग था। और तो इस प्रकार से दोनों का जो विचार था वह एक दूसरे से भिन्न था। और सबसे पहले जो एरी महोदय थे, तो एरी महोदय ने 1855 में यह अपना सिद्धांत दिया था, परंतु इसके 4 सालों के पश्चात 1859 में प्रेट महोदय ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार से दोनों के द्वारा आइसोस्टेसी के संबंध में अपने अपने विचार दिए गए, परंतु दोनों के विचार भिन्न थे। परंतु जो वास्तविक रूप में यदि आज के वर्तमान युग में जो विचार प्रचलित है, जो विचार सर्वमान्य है, वह है जो एरी महोदय है इनके द्वारा दिया गया जो आइसोस्टेसी के संबंध में जो विचार दिया गया था वह विचार आज के दौर में सर्वमान्य है। क्योंकि
पृथ्वी हमारी घूर्णन कर रही है, मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जो वर्तमान की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसको आधार मतलब जिसकी संपूर्ण रूप से जिसकी मतलब सब सुप्रसिद्ध है, जिसको सभी लोग मानते हैं, सर्वमान्य थ्योरी है, तो उसके तहत यह जो आइसोस्टेसी के द्वारा जो एरी महोदय का जो विचार है वह उसके निकट प्रतीत होता है। ठीक, तो इनके द्वारा कहा गया था कि जिस प्रकार से मतलब कोई स्थलाकृति है वह जैसे जल में नाव तैर रही है, उसी प्रकार से प्रत्येक स्थलाकृति जल के मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि जो एस्ट्रोस्फीयर है, यानी जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे का जो भाग है, ऐसे हम कहते हैं मेंटल, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इसे इतना भाग इसे एस्ट्रोस्फीयर कहा जाता है। तो प्रत्येक स्थलाकृति अपने आप को एस्ट्रोस्फीयर में क्या करे हुए है, स्थिर करे हुए है। प्रत्येक स्थलाकृति एस्ट्रोस्फीयर में क्या करती है, अपना आधार, अपनी जड़, अपनी तल है, वह अपने आप को